अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम CS201 यानी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का क्विज नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको क्विज में पूछे गए हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन और उसका आंसर जो है वो हैंडआउट्स और गूगल से भी सर्च करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ये चीज़ की यकीन दहानी हो जाए कि यहाँ पे जितने भी आंसर मैंने लगाए हैं वो 100% करेक्ट हैं। तो अगर आप अपने क्विज के अंदर अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको हर क्वेश्चन की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्विज टाइम और क्विज डेट जो है वो चेक कर लेनी है, ताकि आपको इस चीज़ की वेरिफिकेशन हो सके कि ये वाला जो क्विज है ये बिल्कुल लेटेस्ट स्प्रिंग सेमेस्टर 2022 का ही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेट आ रही है वो 28 जून 2022 आ रही है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है उसके अंदर वो हमसे पूछता है जी, द डेटा कंटेन्ड इन द स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन द इन्वर्टेड कॉमास, नॉन कर्ली ब्रेसेस या फिर पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन करते हैं तो उस स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने डेटा इनपुट करवाना होता है तो उस डेटा को हम किस तरह लिखते हैं, यानी कि उनको हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं, उनको हम जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं जिनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं उनके अंदर लिखते हैं, या फिर हम उनको कर्ली ब्रेसेस यानी कि दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं तो हम उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमने डेटा डिफाइन करना होता है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर करते हैं। तो अगर आप इसको गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो गूगल के ऊपर अगर हम सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं, द स्ट्रक्ट कीवर्ड डिफाइंस द स्ट्रक्चर टाइप फॉलोड बाय आइडेंटिफायर नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, देन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस यू कैन डिक्लेयर वन और मोर मेंबर्स। यानी कि जब भी आपने कोई स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करना है तो आपने स्ट्रक्ट कीवर्ड का जो है वो यूज़ करना है और उसके आगे आपने कर्ली ब्रेसेस लिखनी है, और कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड यानी कि उसके अंदर आपने जो भी डेटा डिफाइन करना है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि अ स्ट्रिंग विच इज असाइंड टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल इज टर्मिनेटेड बाय। कि जब हमारे पास कोई भी हम स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन करते हैं तो स्ट्रिंग को जब हमने टर्मिनेट करना होता है, यानी कि जब हमने उसको ख़त्म करना होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे पास जो इंटीजर वेरिएबल होते हैं, फ्लोट वेरिएबल होते हैं, ज़्यादातर जो डेटा टाइप्स होती हैं उनको हम टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास टोकन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम सेमी कॉलन भी बोलते हैं। लेकिन जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको ख़त्म करने के लिए हम कभी भी सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि स्ट्रिंग को ख़त्म करने के लिए हम नल करैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम स्पेशल करैक्टर भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे तो उस स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए हम वहाँ पे एक नल करैक्टर का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसका अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो वो भी आपको इसका आंसर जो है वो बता देगा कि स्ट्रिंग के लिए कि द डिफरेंस बिटवीन अ करैक्टर एरे एंड अ स्ट्रिंग एरे इज द स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड विद अ स्पेशल करैक्टर। ठीक है, तो स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए हम एक स्पेशल करैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और इस स्पेशल करैक्टर का ही नाम जो है वो हमारे पास नल करैक्टर है, क्योंकि इसके अंदर 0 आता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि इफ़ ए इज इक्वल टू ए स्लैश बी सी ए कैन बी रिटन एज। तो उसको कहते हैं जी कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, यानी कि इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, इसको एक और शक्ल में हम किस तरह लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो हमारे पास ये बनता है कि ए स्लैश इज इक्वल टू बी। यानी कि अगर हम इसको एक और फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखने में या इस तरह लिखने में इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो इसको अगर आप अपने हैंडआउट्स के अंदर सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा कि सिमिलरली फॉर स्लैश एंड ऑपरेटर वी कैन राइट द स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग फैशन। तो यानी कि अगर हमारे पास ये वाली फैशन जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए स्लैश इज इक्वल्स टू बी। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो हमारे पास ए स्लैश इज इक्वल्स टू बी बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि डैश आर कन्वेंशनल नेम्स ऑफ द कमांड लाइन पैरामीटर्स ऑफ द मेन फंक्शन। यानी कि जो हमारे पास मेन फंक्शन होता है किसी भी C++ प्रोग्राम का, तो उसका जो पुराना नाम था, यानी कि जो उसके पहले नाम होते थे मेन फंक्शन के, वो क्या होते थे। तो मेन फंक्शन के जो पुराने नाम थे वो बेसिकली ARGC एंड ARGV थे। तो इसके जो पुराने नाम थे वो ये वाले थे, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन डी बनता है। तो इसका आंसर भी अगर आप अपने हैंडआउट्स के अंदर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि नो डैट ARGC एंड ARGV आर कन्वेंशनल नेम्स ऑफ द कमांड लाइन पैरामीटर्स ऑफ द मेन फंक्शन। तो इसलिए जो हमारे पास
मेन फंक्शन है उसके जो कन्वेंशन नाम है वो ARGC एंड ARGV है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट एन आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रीम होती है उसकी जब हमने आउटपुट लेनी होती है तो आउटपुट लेने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आउटपुट स्ट्रीम मालूम करने के लिए हम ऑफ स्ट्रीम का यूज़ जो है वो करते हैं। तो ऑफ स्ट्रीम एक ऐसी ऑपरेटर है जिसको यूज़ करके हम आउटपुट जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर अगर आप हैंडआउट के अंदर भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ऑफ स्ट्रीम इज़ यूज फॉर आउटपुट फाइल स्ट्रीम। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑफ स्ट्रीम बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि डैश इज यूज फॉर इनपुट फाइल और फॉर रीडिंग फ्रॉम द फाइल, कि इनमें से कौन सा जो हमारे पास ऑपरेटर है, कौन सा जो फंक्शन है उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल में से इनपुट को रीड करने के लिए। तो इसके लिए जो हमारे पास राइट आंसर बनता है, जो राइट मेन फंक्शन है वो हमारे पास CKG है। तो इसलिए अगर आपने कोई भी फाइल है उसमें से अगर आपने कोई चीज़ जो है वो रीड आउट करनी है तो उसको रीड आउट करने के लिए जो फंक्शन आप यूज़ करेंगे वो बेसिकली CKG पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा। तो इसका भी अगर आप अपने हैंडआउट के अंदर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि CKG पैरेंथेसिस इज़ यूज फॉर इनपुट फाइल और फॉर रीडिंग फ्रॉम द फाइल, जबकि CKP जो होता है वो आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने ये भी याद रख लेना है ताकि अगर आपके क्विज़ के अंदर हो सकता है कि वो आउटपुट के लिए पूछ ले, तो इसलिए अगर ये इनपुट के लिए पूछेगा तो आपने CKG वाला जो है वो वाला मेन फंक्शन यूज़ कर लेना है, और अगर वो आउटपुट के लिए पूछेगा तो आपने CKP का वाला जो फंक्शन है वो यूज़ कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाउ मच मेमोरी विल बी अलोकेटेड टू माई एरे 0, यानी कि जो 0 पोजीशन है हमारे पास उसके ऊपर जो हमारे पास इसकी मेमोरी अलोकेट होगी वो कितनी होगी। यहाँ पे हमारे पास उसने एक करैक्टर वेरिएबल दे दिया है, करैक्टर वेरिएबल के अंदर उसने एक पॉइंटर डिफाइन किया है माई एरे, जो कि इक्वल है जी हमारे पास आरिफ और सादिया के इक्वल। तो हमारे पास जो इसका पहला एलिमेंट है वो आरिफ है, तो इसलिए जो 0 पोजीशन पे हमारे पास वेरिएबल स्टोर होगा वो आरिफ होगा। तो आरिफ की वैल्यू देखें तो हमारे पास आरिफ के अंदर कितने हमारे पास अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ARIF। तो 4 ये हो जाएंगे और एक यहाँ पे इसको टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास नल करैक्टर आएगा, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। तो इसलिए यहाँ पे जो इसकी मेमोरी होगी वो हमारे पास 5 बाइट्स होगी। अगर वो यहाँ पे माई एरे 0 की बजाय यहाँ पे 1 लिख देता तो आपने इस सादिया वाले जो अल्फ़ाबेट थे उनको काउंट करना था। तो अगर आप इसका आंसर जो है वो अपने हैंड आउट से भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उसने यही वाला जो है वो करैक्टर माई एरे जो है वो पॉइंटर लिया हुआ, लेकिन यहाँ पे फ़र्क कितना है जी, यहाँ पे जो आमर लिखा हुआ है और जहांगीर लिखा हुआ है, जबकि जो हमारे पास उसने क्विज़ के अंदर क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर उसने यहाँ पे आमर की जगह पे आरफ लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो आमर और आरफ दोनों के जो अल्फ़ाबेट्स की तादाद है वो दोनों की सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी फॉर फर्स्ट पॉइंटर माई एरे 0 5 बाइट्स, यानी कि 4 बाइट्स फॉर आमर प्लस 1 बाइट फॉर हमारे पास जो नल करैक्टर ऑफ द मेमोरी हैज़ बीन अलोकेटेड। तो इसलिए यहाँ से अगर हमारे पास पहला जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर आमर लिखा हुआ था तो आमर के कितने अल्फ़ाबेट थे, 4 थे, तो वो 4 वो हो जाएंगे और साथ में एक हमारे पास नल करैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो मेमोरी बनेगी यहाँ पे वो टोटल 5 बाइट्स बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो 5 बाइट्स होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि डैश अलाउ अस टू हैव अ मेमोरी लोकेशन एंड यूज़ इट एज इंटीजर और करैक्टर इंटरचेंजेबली। वो हमसे ये पूछ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऐसा जो है वो फंक्शन है, कौन सा ऐसा हमारे पास वेरिएबल है जिसके ज़रिए हम इंटीजर और करैक्टर वेरिएबल को इंटरचेंजली यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे हमने इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया है उसकी जगह पे हम करैक्टर वैल्यू स्टोर कर सकें, और जहाँ पे हमने करैक्टर वेरिएबल स्टोर कराया है वहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू जो है वो उसकी मेमोरी जो है वो स्टोर कर सकें। तो उसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन यूज़ होता है वो यहाँ पे यूनियन का फंक्शन यूज़ होता है। तो अगर आप इसको अपने हैंडआउट्स के अंदर भी सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो वहाँ से मिल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास उसने क्लियरली लिख दिया है कि यूनियन जो है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर इंटरचेंजेबली करैक्टर एंड इंटीजर। तो यहाँ पे अगर आप ये वाली लाइन पढ़ते हैं तो फॉर दिस पर्पज़ द कंस्ट्रक्ट यूनियन इज़ यूज, किस पर्पज़ के लिए जी, फॉर मेमोरी लोकेशन एंड यूज़ इट एज इंटीजर एंड करैक्टर इंटरचेंजेबली। तो इसलिए इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो यहाँ पे यूनियन बनता है। अगर आप कंस्ट्रक्ट भी लगा देते हैं तो फिर भी वो ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि आप यहाँ पे यूनियन लगाएं, क्योंकि हमारे पास उसने यूनियन ऑप्शन में दे दिया है। तो अगर हमारे पास यूनियन ऑप्शन में ना होता तो फिर हम वहाँ पे कंस्ट्रक्ट जो है वो भी लगा सकते थे। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ iOS ट्रंक मोड। तो हमारे पास उसने एक मोड दे दिया है तो वो हमसे इसका इस्तेमाल जो है वो पूछ रहा है कि इस वाला मोड को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे उसने ऑप्शन दे दिया जी कि टू ओपन अ फाइल इन आउटपुट मोड,
to truncate an existing file to 0, to truncate an existing file to half एंड टू ओपन अ फाइल इन इनपुट मोड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू 0 आ जाएगा। तो ये वाला जो मोड है वो हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी फाइल को जो है वो 0 करके ख़त्म करना होता है। तो इसका आंसर भी अगर आप अपने गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको देख सकते हैं कि क्लियरली उसने लिख दिया है कि ट्रंकेट मोड इज़ यूज टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू 0 लेंथ। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनता है वो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो बनता है कि टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू 0। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि डैश इज द पॉइंटर विच डिटरमिन द पोजीशन इन अ फाइल फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट रीड ऑपरेशन अकर्स। वो कहता है जी कि वो पॉइंटर की कौन सी टाइप है कि जिसके ज़रिए हम किसी भी फाइल में से जो लाइन पढ़ना चाहें वो स्टार्ट कर सकें। यानी कि अगर हमारे पास एक पेज है तो हम चाहते हैं कि उस पेज की जो लाइन नंबर 15 है वहाँ से हमारा जो है फंक्शन स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम कौन सा पॉइंटर यूज़ करते हैं। तो उसके लिए पॉइंटर यूज़ किया जाता है वो हमारे पास सेट नाम का पॉइंटर होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सेट होगा। तो सेट इज़ द पॉइंटर विच डिटरमिन द पोजीशन इन अ फाइल फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट रीड ऑपरेशन अकर्स। तो इसका भी राइट आंसर अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो जिसके अंदर जो है वो वाज़िया क्लियरली लिख दिया गया है कि यू कैन यूज़ द सेट फाइल पॉइंटर फंक्शन टू क्वेरी द करंट फाइल पॉइंटर पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट फाइल पॉइंटर जो है उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी लाइन को रीड आउट करने के लिए। तो ठीक है जी, इस तरह हमारे पास जो टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे कि उसके अंदर वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इन 10 क्वेश्चन की जो है वो अच्छे से समझ आ चुकी होगी और आपको इनके कंसेप्ट जो हैं उनका पता चल चुका होगा। तो आपने यही कंसेप्ट जो है वो अपने क्विज़ के अंदर भी यूज़ करने हैं और आपके क्विज़ के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंशाल्लाह इन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो इंशाल्लाह आपका क्विज़ जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।